हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम इकाई 19 मेघ आय सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना द्वारा जो लिखी गई रचना है उसमें आज हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसी इकाई के हल करेंगे। जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है आपके लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें। इसमें हम जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं उनका पूरा जीवन परिचय के जितने भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं और मेघ आय से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो से बने रहें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था। तो बताना है आपको कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है उनका जन्म कब हुआ था। तो हम इनके जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को हुआ था। 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे अपना आंसर है 1927 में, तो आंसर बी हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था तो 15 सितंबर 1927 में हुआ था। और यदि पूछा जाए कहाँ हुआ था तो इनका जो जन्म है वो पिकोरा ग्राम में हुआ था। कौन सा ग्राम है? पिकोरा। पिकोरा जो ग्राम है, पिकोरा ग्राम है उसमें हुआ था। जो पिकोरा ग्राम कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती जिला। कौन सा जिला? जो बस्ती जिला है उसमें उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है उसके कौन से ग्राम में? पिकोरा नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके यदि पिताजी का नाम पूछा जाए तो इनके पिताजी का नाम जो है विश्वेश्वर सिंह सक्सेना था। कौन सा था? विश्वेश्वर सिंह सक्सेना। विश्वेश्वर विश्वेश्वर सिंह सक्सेना। और यदि माता की बात हम बता दें, माता की जो नाम है, माता का नाम इनका है सौभाग्यवती सक्सेना था। क्या है? सौभाग्यवती। सौभाग्यवती सौभाग्यवती सक्सेना इनकी माता का नाम था। हाँ, इनकी यदि पत्नी का नाम आपको जानना है तो इनकी पत्नी का नाम आनंदी देवी था। क्या था? आनंदी देवी। आनंदी देवी इनकी पत्नी का नाम था। आनंदी देवी। और इनकी पत्नी से 3 बच्चे हुए, लेकिन इनका पहला जो लड़का था वो खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद इनकी जो पुत्रियां हैं, 2 पुत्री थी इनकी। क्या है? 2 पुत्री जिनमें बड़ी का नाम था विभा। विभा। बड़ी का नाम था विभा और छोटी का नाम जो था वो था सुभा। सुभा के जन्म के कुछ महीनों बाद ही इनकी जो है पत्नी का निधन हो गया था। तो विभा और सुभा को जो है इनकी जो है बुआ ने जो है पाला था। ठीक है, इनकी जो बुआ है उसने इनको पाला था। इनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो आइए देखते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म है वो 1927 ईस्वी को हुआ था। कौन सी तारीख को? 15 सितंबर में। तो याद रखना है 15 सितंबर में 1927 ईस्वी को हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम बता चुके हैं कि जो बस्ती उत्तर प्रदेश है वहां पर इनका जो है जन्म हुआ था। कब? 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कहा गया है कि वर्ष 1983 में किस काव्य कृति के लिए सक्सेना जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसके संबंध में हम कुछ बात आपसे कर लें कि जो सक्सेना जी थे इनको ये बात सही है कि जो 1983 ईस्वी है उनको मरणोपरांत जब ये खत्म हो गए थे, इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु जो है वो 23 सितंबर 23 सितंबर कब? 23 सितंबर 1983 ईस्वी को हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु है 23 सितंबर 1983 ईस्वी को हुई थी। 1983 में ही इनको क्या मिला था? जो 1913 में ही इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनकी जो रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, उसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। और इसके बाद यदि देखा जाए तो इनको जो है जंगल का दैद इनकी एक जो काव्य संग्रह है, कौन सा? जंगल। जंगल का दैद, जंगल का दर्द। तो जंगल का दैद जो काव्य संग्रह है उसके लिए भी इनको जो है उत्तर प्रदेश संस्था द्वारा स्तरीय पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार। कौन सा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार इनको
मिल चुका है। तो किसके लिए मिल चुका है? जंगल का दैद। कौन सा? जंगल का दैद के लिए इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार भी मिल चुका है और उत्तर प्रदेश संस्था द्वारा स्तरीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। लेकिन यदि बात की जाए कि इनको 1983 ईस्वी में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मरणोपरांत कौन सा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और जो सक्सेना जी जो थे, सक्सेना जी मृत्यु हमने आपको बता ही दी कि 23 सितंबर, कौन सा? 23 सितंबर 1983 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे कहा जाए तो जो सक्सेना जी जो थे वह तीसरे शाह सप्तक से जुड़े थे। तीसरे जो तार सप्तक था, तीसरे तार सप्तक से जो है वे जुड़े थे। कब इनके जुड़े थे? तो ये 1959 ईस्वी में तीसरे तार सप्तक से जुड़ गए थे। तो यदि और इसके पहले यदि हम आपसे कहें कि जो इनकी जो है पहला जो कवित्त संग्रह था, इनका पहला पहला कवित्त संग्रह कौन सा? जो कवित्त संग्रह है, कवित्त संग्रह जो है इनका कवित्त संग्रह है, पहला कवित्त संग्रह है काठ की घंटियां जो थी। इनका पहला कवित्त संग्रह कौन सा है? काठ की घंटियां। काठ की घंटियां। काठ की घंटियां जो है, तो पहला कवित्त संग्रह काठ की घंटियां थी। तो वे 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो पहला जो कवित्त संग्रह है काठ की घंटियां कब प्रकाशित हुई थी? 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और उसी के बाद ये क्या है, 1959 ईस्वी में ही ये तीसरे तार सप्तक से जुड़ गए थे। इसके बाद यदि हम आपसे कहें कि जो सक्सेना जी थे, जो 1963 ईस्वी में, कब? 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में जो दिनमान साप्ताहिक पत्रिका चलती थी उससे भी जुड़े हैं। यह इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में जी पढ़े हैं और इन्होंने कुछ सरकारी जॉब भी की है। और इसके बाद इन्होंने जॉब वगैरह छोड़ के इन्होंने कुछ अखबार में, जो जन जागरण अखबार था, उससे भी ये संपर्क रहे हैं इनका। और उसके बाद जो 1963 ईस्वी में दिनमान साप्ताहिक पत्रिका जो थी, इसके उप संपादक के रूप में नियुक्त हुए। और उसके बाद जो बाल पत्रिका पराग है उससे भी जुड़ी थी। कौन सी? जो पराग बाल पत्रिका थी उससे भी ये जुड़ी थी। तो बाल पत्रिका को भी इनने कुछ दिनों तक देखा और जो साप्ताहिक पत्रिका थी दिनमान, उसको भी ये उसके ये उप संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और फिर तीसरे तार सप्तक के लिए भी ये मतलब कवि माने जाते हैं 1959 ईस्वी में। ठीक है। तो इनके द्वारा जो 1983 ईस्वी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये किस पर? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था इनको। और कब दिया गया था? 1883 ईस्वी को। आइए आगे देखेंगे हम कि अगला है कि दिनमान पत्रिका के लिए सक्सेना जी ने कौन सा पद ग्रहण किया था। तो दिनमान जो पत्रिका थी उसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि दिनमान पत्रिका के लिए जो उप संपादक का इन्होंने जो है पद संभाला था। तो दिनमान पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी दिनमान, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, जो है उप संपादक का कार्य किया था। आइए अगला देखते हैं हम कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह रचना कौन सी? अब गरीबी हटाओ किस विधा के अंतर्गत आती है। तो आइए इनकी कुछ रचनाओं पर हम विचार कर लें। तो जो इनकी एक रचना यहाँ पे बताई जा रही है आपको कि इनकी रचना कौन सी? अब गरीबी हटाओ। तो जो अब गरीबी हटाओ, इसके पहले हम आपको बताते हैं कि इनके जो कवित्त संग्रह हैं, क्या है? इनके कवित्त संग्रह हैं, कवित्त संग्रह। तो आप कुछ पहले कवित्त संग्रह देख लें। कवित्त संग्रह जो इनके हैं, जैसे पहला है इनका कवित्त संग्रह, पहला कवित्त संग्रह कौन है? काठ की घंटियां। काठ की घंटियां। काठ की घंटियां। इसके बाद दूसरा इनका था बांस के पुल। कौन सा? बांस के पुल। दूसरा था इनका बांस के पुल। बांस के पुल, बांस का पुल। तीसरा इनका था, तीसरा यदि देखा जाए इनका था एक सूनी नाव। एक सूनी नाव। तीसरा इनका एक सूनी नाव का कविता संग्रह था। चौथी कविता संग्रह थी गर्म हवाएं। गर्म हवाएं, गर्म हवाएं। और पांचवी यदि देखे जाए तो कुआनो नदी। कौन सी? कुआनो नदी। कुआनो नदी। कुआनो नदी। इसके बाद यदि छठवीं देखी जाए तो छठवीं इनकी जो कविता संग्रह थी वो जंगल दैद। कौन सा? जंगल का दैद, जंगल का दर्द। जंगल के दर्द के लिए इन्हें जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार प्राप्त है और उत्तर उत्तर प्रदेश संस्था द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
तो जंगल दैर अंगला। 7वीं यदि देखी जाए तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे, खूंटियों पर, खूंटियों पर टंगे, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। और ये कब है, जो खूंटियों पर टंगे लोग है उसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत 1883 ईस्वी में दी गई थी। उसके बाद यदि कहा जाए तो 8वीं जो इनकी होगी, क्या कह कर पुकारूं, क्या, क्या कह कर, क्या कह कर पुकारूं, क्या कह कर पुकारूं, क्या कह कर पुकारूं। इसके बाद अगली इनकी है, क्यों मेरे साथ चले, क्यों, सॉरी कोई, क्यों नहीं, कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले। तो यह जो है इनकी कविता जो संग्रह है, वो हमने सभी कविता संग्रह, हाँ, कविता संग्रह के बाद हम इनकी कुछ उपन्यास देख लें। तो इनके कुछ उपन्यास जो थे वो उपन्यास हम देख लें। तो पहला उपन्यास है सूने चौखटे, सूने चौखटे। दूसरा है इनका पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा, मसीहा। और तीसरा इनका है सोया हुआ जल, क्या, सोया हुआ जल। तो सोया हुआ जल इनके जो है 3 जो है इनके उपन्यास हैं। उपन्यास के बाद यदि देखा जाए तो इनके कुछ नाटक भी हैं। तो नाटकों पर एक बार में नजर डाल लें तो नाटक इनका बकरी है, कौन सा है, बकरी नाटक है। दूसरा इनका है लड़ाई, कौन सा, लड़ाई। और तीसरा इनका है अब गरीबी, अब गरीबी, गरीबी हटाओ। तो हटाओ, हटाओ, अब गरीबी हटाओ। ये कब संपादित हुआ था, अब गरीबी हटाओ, 1981 ईस्वी में। कब, 1981 ईस्वी में अब गरीबी हटाओ। हाँ, बकरी की बात यदि की जाए तो बकरी 1974 ईस्वी में, बकरी जो है 1974 ईस्वी में। और लड़ाई जो है, लड़ाई इनका जो है 1979 ईस्वी में संपादित हुआ था। वो अब गरीबी हटाओ कब, 1981 ईस्वी में संपादित हुआ है। तो अब गरीबी हटाओ ये क्या है, एक इनका, यह एक इनका नाटक है, 1981 ईस्वी में है, हुआ था। तो क्या है, यह एक इनका नाटक है। नाटक के बाद इन्होंने कुछ एकांकी भी लिखी हैं। तो यदि एकांकी की हम आपको बात करें तो एकांकी में इनके, एकांकी में जो है इनके कल भात आएगा, पहला कौन है, कल भात आएगा, कल भात आएगा, कल भात आएगा। दूसरी इनकी यदि एकांकी देखी जाए तो हवालात है, हवालात भी इनकी एक एकांकी है। तीसरी एकांकी यदि देखी जाए तो वो होरी धूम मचोरी, तो इनकी थी होरी धूम मचोरी। तो यह जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकियां हमने आपको बता दी हैं। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि जो हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इन टेस्ट सीरीजों के माध्यम से हम आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, तो आपको ये जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि इनका जो जीवन परिचय है, जो आपकी कविता या निबंध या कहानी लेकर आती है, तो साथ में आपको पूरी कहानी या कविता निबंध भी साथ में पूरी कवर कराते चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जीवन परिचय है, उसमें हमने आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं और भी इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो भी इस वीडियो में साथ के साथ में आपको बताते जा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यदि हमने आप इसमें 30 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको ऐसा लगे कि केवल हमारे 30 क्वेश्चन ही बने हैं। तो बाकी वीडियो की तरह हम आपको वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। और आपकी जो परीक्षा है वो नजदीक आने वाली है, इसलिए हम इस परीक्षा के लिए आपके लिए जो है एक्स्ट्रा अतिरिक्त क्वेश्चन जो है वो साथ में ऐड करते चल रहे हैं। इनको भी आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप नोट करना चाहें तो पर यूनिट बाय यूनिट आपके लिए हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इसके लिए आप यूनिट बाय यूनिट नोट कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। तो इसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, यह आपके जो पेपर में एजडेड, यहीं से पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं बनती। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको आप देख लें। और यदि आप मतलब सोचते हैं कि हमारे जो कंटेंट है वो नॉर्मल सा है, तो आप और किसी भी टीचर की वीडियो जाके, यदि कोई अच्छे टीचर की आप वीडियो देखेंगे तो वह हमारे कंटेंट से बाहर बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। तो हम, यदि आप लोग हमारे से जुड़ते हैं तो हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
जो है कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो इसमें आप हमने बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखी है कि मतलब इसमें हमने गुंजाइश नॉर्मल क्वेश्चनों की नहीं रखी है, इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को भी हमने शामिल किया गया है। तो आप वीडियो को मतलब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आगे देखते हैं हमने इनका एकांकी देख ली हैं। अब कुछ इन्होंने बाल नाटक भी लिखे हैं, तो जल्दी में हम आपको बाल नाटक भी बता देते हैं। बाल नाटक भी हैं इनके, तो बाल नाटकों में जैसे भों भों खो खो, कौन सा भों 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 खो खो, ये भी इनका बाल नाटक है। खो खो भों भों खो खो, लाख की नाक, कौन सी लाख की नाक, लाख की नाक भी इनका है। और अनाप शनाप भी है, कौन सा अनाप शनाप, अनाप शनाप भी एक इनका हो गया है। अगला इनका हम देखें तो अगला है हाथी की पों, हाथी की पों, हाथी की पों और लाख की नाक हो ही गया है। तो यह इनकी जो है बाल नाटक कविताएं हो गई हैं। और यदि हम बाल कविताएं देखें तो बतूता का जूता और महंगू की टाई और बिल्ली के बच्चे और नन्हा ध्रुव तारा, यह इनकी जो है बाल कविताएं हैं। तो याद रखने कि बिल्ली के बच्चे, नन्हा ध्रुव तारा, महंगू की टाई, बतूता का जूता, यह इनके क्या है जो है बाल कविताएं हैं जी। क्या है बाल कविताएं हो गई। या इसके बाद हमें यदि आपको पूछा जाए कि यात्रा संस्मरण क्या है, तो कुछ रंग कुछ गंध, तो कुछ रंग क्या, कुछ रंग, कुछ रंग, कुछ रंग कुछ गंध, कुछ रंग कुछ गंध, तो कुछ रंग और कुछ गंध इनकी यात्रा संस्मरण भी है। इन्होंने एक अनुवाद भी किया है सोवियत कथा संग्रह, सोवियत कथा संग्रह, इनका एक निबंध संग्रह भी है चर्चे और चरखे, कौन सा चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे जो है इनका निबंध संग्रह है। इन्होंने कुछ संपादन भी किए हैं जैसे नेपाली कविताएं। तो यह इनकी जो है महत्वपूर्ण पूरी कृतियां, जितनी भी इनकी अधिकतम कृतियां थी महत्वपूर्ण, हमने सभी कृतियां एक ही वीडियो में कवर कर ली हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए अगला देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसका आंसर हो गया है, इसका आंसर हो गया है नाटक। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर सक्सेना जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो आपको पता है 1983 ईस्वी को इनको मरणोपरांत, इनका जो मृत्यु है वो भी 23 सितंबर कब हुई थी, 23 सितंबर, 23 सितंबर 1983 ईस्वी को इनको मृत्यु हुई थी। और मरणोपरांत उसके बाद इनको 1983 में ही इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर हो गया 1983। आइए अगला देखते हैं हम सातवां, सर्वेश्वर सक्सेना ने आज्ञे के साथ मिलकर किस काव्य संग्रह में कविताएं लिखी। तो आज्ञे के साथ मिलकर जो इन्होंने काव्य जो कविताएं लिखी हैं वो है, उसका आंसर जो हो जाएगा, क्या ताज सप्तक आज्ञे के साथ मिलकर किया है, बिल्कुल नहीं है। और क्या है रूपाम्बरा है, जी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूपाम्बरा जो है इन्होंने आज्ञे के साथ मिलकर जो है काव्य संग्रह किया है, कौन सा रूपाम्बरा। तो इसका आंसर आपका रूपाम्बरा सही हो जाएगा। आइए अगला आठवां हम देखते हैं, सर्वेश्वर सक्सेना का प्रसिद्ध चुटकी शैली का जो गद्य है चर्चे और चरखे, अभी हम आपको बता चुके हैं किस पत्रिका में प्रकाशित होता था। तो इनका जो है चर्चे और चरखे किस पत्रिका में संपादित होता था। आपको बताना है कि चर्चे और चरखे किसमें संपादित होता था। तो वो है दिनमान पत्रिका के जो दिनमान पत्रिका के जो उप संपादक रहे हैं 1983 ईस्वी में, जो दिनमान पत्रिका की इन्होंने कब 1963 ईस्वी, सॉरी 1963 ईस्वी, 83 में तो इनका मृत्यु हुई थी। 1963 ईस्वी में इन्होंने जो है दिनमान के उप संपादक का कार्य जो है नियुक्त हुए थे जी। और वहीं पर इन्होंने जो है कौन सी इनके निकलते थे, चर्चे और चरखे जो है इनकी जो चुटकी शैली में गद्य था, वही जो निबंध संग्रह है वो चर्चे और चरखे जो है कौन सी पत्रिका में संपादित था, दिनमान पत्रिका में संपादित होता था। आइए अगला हम देखते हैं, सर्वेश्वर सक्सेना ने दीनमान पत्रिका का संपादन, जो दीनमान पत्रिका है उसका संपादन कब प्रारंभ किया था। तो आपको बताना है जो दीनमान पत्रिका है उसका संपादन जो है 1964 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब किया था दीनमान पत्रिका का जो है संपादन कब प्रारंभ किया, तो 1964 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था। आइए अगला हम देखते हैं कि सक्सेना जी वस्तुतः किस विचारधारा के कवि हैं।
तो ये किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं? तो ये सामाजिक जागरूकता के बारे में कवि माने जाते हैं। तो सामाजिक जागरूकता के लिए कवि माने जाएंगे। आइए अगला है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन कब हुआ था? तो इनका जो निधन है वो 1983 ईस्वी को माना जाता है। तो 1983 ईस्वी को जो है वो इनका निधन माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नदी किसका प्रतीक है? तो नदी जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है? तो आपको बताना है कि नदी किसका प्रतीक माना जाएगा। तो नदी जो है गांव की युवती का प्रतीक माना जाता है। अब जो नदी कहाँ से आ गई है? अगला है पेड़ किसके कारण झुका है? तो जो है यहाँ पर जो मेघ आए, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई रचना है, जो एक कविता है मेघ आए, वहां से यह क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके। तो जो है नदी किसका प्रतीक है या आगे जो क्वेश्चन है, तो पहले हम आपको मेघ आए जो इनकी पत्रिका थी उसके बारे में कुछ बात कर लें। तो मेघ आए जो कविता है उसके बारे में हम कुछ बात कर लें। तो यदि आपने मेघ आए पत्रिका नहीं देखी, कविता नहीं देखी है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें जाकर आप पहले देखें। तो उसमें हमने जो मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई कविता है, उसमें हमने पूरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई जो कविता है मेघ आए, उसका पूरा वर्णन किया है। उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जो है हमने सारांश और उसकी व्याख्या की है। तो पहले आप बुक देख लें, और उसमें हमने इसके ऑब्जेक्ट भी लिए हैं और साथ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पूरा जीवन परिचय भी लिया है। तो मेघ आए में हम आपको कविता कुछ पढ़ के सुना रहे हैं। जैसे उसमें कहा गया है मेघ आए में, किसमें? जो मेघ आए हैं, मेघ आए में कहा गया है कि मेघ आए क्या है? मेघ मतलब बादल। मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। मेघ कैसे आए? बड़े बन ठन के। कैसे? बन ठन के। बन मतलब सज के। बन ठन के क्या है? मेघ आए हैं। तो बन ठन के जो कैसे आए हैं? मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। क्या चली? बयार। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कोई दूल्हा ससुराल में जाता है तो आगे आगे पहुंच जाता है, बारात नाच की जाती है, इसी का उन्होंने वर्णन किया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। क्या है? जब कोई दामाद आता है तो वहां पे ये तो क्या है, गांव के जो आदमी होते हैं या कोई भी होता है, तो वो क्या है, अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसको देखता है। तो यहीं पे इसी का भी वर्णन किया गया है कि दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। और आगे है पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में, मतलब गांव में शहर के। तो क्या है, जो पाहुने होते हैं भी, जैसे गांव के जो गांव में आते हैं शहर के पाहुने, तो सभी लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस यही जो है उन्होंने इस कविता में बताया है कि जो मेघ आते हैं, बादल आते हैं, तो सभी लोग उसका क्या है, स्वागत करते हैं। तो हवा जब तेज चलती है तो क्या है, खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसी का वर्णन उन्होंने जो है पाहुने के रूप में इसमें किया है। आगे है मेघ आए बड़ी बन ठन के सबर की। और आगे कहा गया है कि पेड़ झुक झकने लगे और गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए बाकी चित बन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, और मेघ आए बड़े बंठन के सबर की। तो इसमें बताया गया है कि पेड़ भी झुक गया है गर्दन झुका के, आंधी चली है और धूल भागी है घाघरा उठा के। तो धूल कैसी भागी है? घाघरा उठा के। और बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, नदी क्या हो गई है? ठिठकी है। और घूंघट सर के, घूंघट सबके सरक रहे हैं जब हवा चलती है तेज सी, तो उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। और मेघ आए कैसे? बड़ी बंटन की। आगे कहा गया है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल मतलब बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, वो बूढ़े पीपल का मतलब है कि जो पीपल है, तेज हवा चलती है तो वो आगे पीछे होता है। यही उन्होंने बताया है कि बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं, गांव में पाहुने आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं झुक के। तो बस उसी का वर्णन किया गया है कि जो बूढ़े, कौन से बूढ़े जो आए हैं, बूढ़े बूढ़े पीपल। तो बात किसकी कही है? बूढ़े पीपल की। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है इस कविता के। इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधि लीनी। तो क्या कहा है कि बरसों बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट को किबार की। मतलब जो लता है, लता किसी का नाम इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो लता है वो गेट के पीछे ओट में क्या कह रही है? बहुत दिनों बाद तुमने हमारी सुध ली। आगे है कि बरसाया ताल लाया पानी, पराग भर के मेघ आए बड़ी बंटन के सबर की। और आगे है कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की,
और क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, और बांध टूट झर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंधन के सबर के। तो इसी प्रकार से इस कविता में कहा गया है। तो आपको हमने कविता जो है पूरी कविता का आपको अर्थ बता दिया है। तो जो हमारी कविता है जी यहाँ पे इतनी ही हमने आपको कविता मतलब पूरी कविता आपको सुना दी है। अब आइए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा जो क्वेश्चन था कि नदी किसका यहाँ पे प्रतीक माना जाता है। तो जो नदी है वो किसका यहाँ पे प्रतीक माना जा रहा था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रियसी का, क्या नदी यहाँ पे जो है उदाहरण प्रियसी का है, या दूसरा है गांव की युवती का, या बादल का, या वर्षा का। तो यहाँ पे जो आंसर है जो नदी का यहाँ पे प्रतीक था वो गांव की युवतियों के लिए नदी का प्रतीक बताया गया है। आइए अगला है 13वां क्वेश्चन, पेड़ किसके कारण झुक गए हैं। तो पेड़ आपको बताना है किसके कारण झुक गए हैं। तो क्या फलों के कारण, हवा के कारण, लंबे होने के कारण, या बादल के कारण। तो भैया हवा के कारण, हवा तेज चल रही है, मेघ आए हैं, वो गरज बरस रहे हैं, इसलिए हवा तेज चल रही है। तो क्या है, हवा के कारण पेड़ क्या हो गए हैं, झुक गए हैं। आइए अगला देखते हैं हम 14वां कि मेघ आई कविता किस पर आधारित है। तो बयार हवाओं पर, और पयोधर पर, नदी के सौंदर्य पर, या दामाद पर। तो इसका आंसर जो होगा कि जो मेघ आए कविता किस पर आधारित है, ये है दामाद पर आधारित है। मतलब इसका आंसर होगा, सॉरी दामाद नहीं होगा यहाँ पे, इसका आंसर जो होगा पयोधर पर। तो पयोधर माने पाहुने आए हैं, कौन पे, दामाद नहीं, पाहुने आए हैं, पाहुने पर आधारित है। किस पर, पयोधर पर आधारित है कि जैसे पाहुने आए। ठीक है, अगला हमारा है कि 15वां हमारा है कि मेघों के आगे कौन नाचती गाती चल रही है। तो नैतकी, या बिजली, या नदी, या हवा। तो कौन चल रही है, हवा, पवार चली, पवार मतलब हवा चली। ठीक है, वहां पर वर्णन था, तो इसका आंसर आपका हवा हो जाएगा। आइए 16वां देखते हैं कि वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, क्या मेघ हैं, या तारे हैं, या इंद्रधनुष है, या चंद्रमा है। तो इसका आंसर आपका मेघ होगा, क्योंकि वर्षा ऋतु का यहीं पर वर्णन किया गया है। बहुत ही मनोहारी इन्होंने चित्रण किया है वर्षा ऋतु का, कि मेघ आए, मेघ मतलब बादल आ गए हैं, अब बरस रहे हैं। तो बस उसी का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मेघ आए हैं। आइए आगे देखते हैं, तो यहाँ क्या है, मेघ आए। आइए आगे देखते हैं, अगला है हमारा 17वां कि पाहुन शब्द का अर्थ क्या है। तो मेहमान, दामाद, बादल, या यहाँ पे हवा। तो आपको बताना है कि पाहुने शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या है। तो पाहुने शब्द का जो अर्थ होता है वो मेहमान है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उन्हें बुजुर्ग की तरह स्वागत किया। तो क्या चंद्रमा ने, तारे ने, पीपल ने, या बिजली ने। तो अभी हमने आपको जो कविता बताई है तो उसमें आपने देख लिया है कि पीपल ने जो है झुककर प्रणाम किया बुजुर्गों की तरह। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे हम कि बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है। तो शिक्षित लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, या बीमार लोगों का, या मेहमानों का। तो जो है बड़े बुजुर्गों का जो प्रतीक है, बूढ़े पीपल ने आकर क्या है, झुककर प्रणाम किया। तो बूढ़ा पीपल जो है किसका है, इसका आंसर हो जाएगा बूढ़े बुजुर्ग का। आइए अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है कि कविता में किस ऋतु का मनोरम काल्पनिक चित्रण हुआ है। तो क्या बसंत का, ग्रीष्म का, वर्षा का, या शिशिर ऋतु का। तो इसमें जो है आंसर वर्षा ऋतु का बहुत ही अच्छा बयान किया गया है कि मेघ आए, मेघ मतलब बादल आए, वर्षा कब है, तो वर्षा ऋतु का इसमें आंसर है। तो ये आंसर है वर्षा ऋतु का, सी इसका आंसर सही है। आइए 21वां हम क्वेश्चन देखते हैं कि बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु रह के, इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शाता है। पहला है नाराजगी के भाव को, दूसरा है सलह सप्ताह होने का के भाव को, और वैसा के होने के, और प्रेम के मधुर पल को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है वैसा के होने का जो है, होने को क्या है, जो है वैसा मतलब मेघ आए हैं और अब बांध टूट गया है किसका, लोगों का। कि लोग सोच रहे थे कि पानी बरस जाए तो किसान लोग अपनी खेती वगैरह कर लें, तो बस गर्मी कम हो जाएगी। तो इसी का जो है व्यक्ति सोच रहे थे। तो बांध टूटा जहजा मिलन के अश्रु पर ढर के, अश्रु मतलब पानी बरस रहा है अब। तो वैसा के होने का यहाँ पे जो इन पंक्तियों ने आगाज किया है। आइए अगला है हमारा कि ताल किसका प्रतीक है। तो कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का,
या शिशिर जो है शिशिर ऋतु का। तो इसका आंसर 22 का आंसर आपका होगा घर के सदस्य का जो है वो ताल किसका प्रतीक है, तो घर के सदस्यों का प्रतीक माना यहाँ पे जा रहा है। आइए अगला है हमारा 23वां कि मेघ के आते ही चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी। तो ए इसका ऑप्शन है जल बरसने की, पक्षियों की, विवाह की या उत्सव की। तो 23वें का जो इसका आंसर होगा वो जल बरसने का जो है मेघ के आते ही मतलब बादलों के आते ही कौन बरसने लगता है, तो जल बरसने की ध्वनि होने लगती है। तो इसका ए आंसर आपका हो जाएगा। आइए 24वां हम देखते हैं नदी के ठिठकने का क्या कारण था। तो ससुर रूपी बादल को देखकर, आंधी रूपी सास को देखकर, दामाद रूपी बादल को देखकर या घर के सदस्य को देखकर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि दामाद रूपी जो है बादल को देखकर वो क्या है नदी की का है ठिठकने लगी है। आइए अगला है कि लोगों ने किस लिए अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे खोल लिए हैं। तो हवा आने के लिए, बारिश देखने के लिए, प्रकाश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बारिश को देखने के लिए सभी लोग क्या कर लेते हैं, जब मेघ आते हैं बादल आते हैं तो सभी लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर देखते हैं कि पानी कैसा बरस रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए 26वां क्वेश्चन है कि बारिश होने से तालाब किससे भर गए हैं, मछलियों से, पानी से, कीचड़ से या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप खुद बता सकते हैं कि बारिश होने पर तालाब किससे भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला हमारा देखते हैं 27वां क्वेश्चन है बादलों के आगे कौन नाचती चली गाती जा रही है। तो बयार चली या आंधी चली या धूप चली या खुशबू चली। तो इसका आंसर होगा हमने आपको कविता बता दी है उसमें क्या था, बयार चली नाचती गाती आगे बयार चली। तो क्या है आंसर बयार चली। आइए 28वां हमारा क्वेश्चन है कि ताल क्यों प्रसन्न हो गया। तो बादल को देखकर, कीचड़ को देखकर, मेहमान को देखकर या हवा को देखकर। तो इसका आंसर आपका होगा कि ताल क्यों प्रसन्न हो गया है, तो ताल जो है बादलों को देखकर प्रसन्न हो गया है। तो 28 का आंसर जो है वो ए हो गया है। आइए अगला हम देखते हैं 29वां हमारा है कि बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं। तो सहज रूप से, समान रूप से, सघन रूप से या धूल से भरे। तो इसका आंसर हो जा कि सघन होकर। कैसे सघन मतलब बहुत नजदीक, बहुत काले बादल, बहुत तेज बादल आ गए हैं। तो कैसे सघन होकर जो है बादल बादल में कैसे छाए हुए हैं। अगला 30वां हमारा क्वेश्चन है कि बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा था। तो जो बादल के स्वागत के लिए तालाब सहज रूप से या कीचड़ से भरा हुआ या पानी से लबालब या धूल से भरा हुआ। तो पानी से जो है लबालब बादल जो है तालाब था वो खड़ा हुआ था किसका स्वागत करने के लिए, बादल के स्वागत के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है। तो यहाँ पे बादलों को किसकी उपमा दी गई है, बुजुर्गों की या सजे सबरी दामाद की या नव युवती की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका बी सजे सबरे दामाद की। तो इस जो आपकी जो मेघाए बंठन के और जो सर्विस सक्सेना द्वारा लिखी गई जो 19 यूनिट का जो एक पार्ट है जी हमने इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। और हम इसी प्रकार से आपको आगे भी जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो हम टॉपिक बाय टॉपिक और पर यूनिट की जो है टॉपिक बाय टॉपिक हम वस्तुनिष्ठों की जो क्लास चला रहे हैं उसमें आप टेस्ट लें और आप देखें कि इससे आपका जो है सिलेक्शन यहीं से आपका सिलेक्शन होना है। क्योंकि इतने जो है अच्छे जो कंटेंट है इतने बेहतरीन तरीका से आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। हम एक वीडियो में सभी क्वेश्चन भर के लेके आ सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने केवल आपको जो है हमने सोचा कि यदि हम एक ही वीडियो में बहुत से टॉपिकों के जो है क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे तो आपका जो है टॉपिक इकाई जो है कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने एक ही वीडियो में एक ही आपका जो लेसन लिया है और यूनिट को हम पूरी कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो कल फिर लेके आएंगे इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।